दोस्तों, मैं राजेंद्र जैन आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी 2018 फर्स्ट ग्रेड काउंसलिंग की व्याख्याता भर्ती परीक्षा में वरीयता निर्धारण प्रपत्र और एनओसी के बारे में जानकारी। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जिसमें ये पूछ रहे हैं कि सर हमें भी वरीयता निर्धारण प्रपत्र ईमेल करना है या नहीं, और एनओसी हमने लगाई थी वापस लगानी है या नहीं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि यह प्रपत्र बीकानेर के द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा डाला गया है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग से 2 दिन पूर्व शाम 5 बजे तक आपको इस मेल आईडी पर, जो आपको बताई है so.csection@gmail.com पर भिजवानी है, ताकि आपकी काउंसलिंग की वरीयता का निर्धारण किया जा सके। जबकि आपका मेरिट क्रमांक जो परीक्षा में आया था वो तो पहले से निर्धारित है, परंतु यहाँ काउंसलिंग का निर्धारण करना है, उसकी वरीयता का निर्धारण करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कहूँ तो यह है कि आपको केवल क्रम संख्या 3 और 4 पर अंकित प्राथमिकता वर्ग वाले को ही यह प्रपत्र भेजना है, बाकी को नहीं भेजना है। क्योंकि ध्यान से देखिएगा, प्रपत्र 3 पे है असाध्य रोग से पीड़ित और 4 नंबर प्राथमिकता पे है एकल महिला। कारण यह है कि जब आपने आरपीएससी फॉर्म भरा था तो पहला नंबर जो कैटेगरी है 40% से अधिक विकलांग, तो वो उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन के द्वारा सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी यह प्रपत्र आरपीएससी के पास पहले से है। ऐसे ही जो विधवा महिला है या परित्यक्ता महिला है, तो वो ऑलरेडी डाइवोर्स या विडो है, तो उनका सर्टिफिकेट भी आरपीएससी के पास है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। परंतु असाध्य रोग से पीड़ित जो कैंसर, ब्रेन ट्यूमर या गुर्दा प्रत्यारोपण, इनसे पीड़ित जो लोग हैं, उनका किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं था। ध्यान से सुनना मेरी बात, इनका किसी तरह का कोई रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं था, और रिजर्वेशन ना होने के कारण ही, पर क्योंकि ये रोग से पीड़ित हैं, इसलिए इनको थोड़ा ऐसा गवर्नमेंट चाहती है, बीकानेर विभाग चाहता है कि सहूलियत दी जाए और इन्हें घर के पास पोस्टिंग मिल सके, इसलिए इनको वरीयता दी जाती है। ऐसे ही चौथा पॉइंट है एकल महिला। अब यहाँ कारण ये है कि काउंसलिंग, आपकी काउंसलिंग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब हुए थे, या फॉर्म की बात की जाए 2 साल पहले, 2.5 साल पहले भरे गए थे, और आज की तारीख में हो सकता है जो उस समय अनमेरिड लड़की थी वो अब शादीशुदा हो गई हो, परंतु इनको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दिया गया। इसलिए इन्हें एक बार पत्र भेजना है कि एकल महिला है या मैरिड है, क्योंकि अगर मैरिड है तो उनका नंबर 5वां क्रमांक होगा, पर एकल महिला है तो उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, ताकि वो अपने माता पिता के पास वाले जहाँ रहते हैं वहीं मूल निवास स्थान के आसपास पोस्टिंग ले सकें। अगला पॉइंट है भूतपूर्व सैनिक, इनको भी इनके कैटेगरी में रिजर्वेशन मिल चुका है, यानी कि आरपीएससी के पास पहले से इसकी पूरी जानकारी है। और उसके बाद जो आपकी मेरिट के अनुसार पुरुष वर्ग हैं उनको पोस्टिंग मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये वरीयता क्रमांक की बात की गई है और जीमेल करना है आपको, इस साइट पे भिजवाना है, वो केवल और केवल जो क्लियर अंकित है 3 और 4 पर असाध्य रोग से पीड़ित या एकल महिला, क्योंकि हो सकता है असाध्य रोग तो बाद में भी किसी को हो गया हो, तो उन्हें ही ये प्रपत्र भर के मेल करना है, बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करूं एनओसी, तो एनओसी में मैं आपको बात बता दूं, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब आप जिस विभाग में कार्यरत हैं, पहले से सरकारी सेवा में हैं, वहाँ के विभाग को अब कोई आपत्ति नहीं है कि आप दूसरे विभाग में या दूसरे पद पर आप जा रहे हैं। अब जैसा कि एक यहाँ पे मेरे पास उदाहरण आया है, उसमें इन कार्मिक को एनओसी जारी की गई थी कि यहाँ क्लियर लिखा है कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु नीचे एक लाइन लिख दी गई कि उनका अंतिम चयन होने पर कार्य मुक्ति से पूर्व इस कार्यालय से पुनः अनुमति लेनी होगी। अगर आपकी एनओसी में भी ऐसा लिखा है कि पुनः अनुमति लेनी होगी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको अनुमति पुनः लेनी है, पर इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधी सादी बात है, काउंसलिंग करवा के आइए, पोस्टिंग ऑर्डर मिल जाएंगे, और काउंसलिंग के जस्ट बाद में पुनः एक बार एनओसी के लिए अप्लाई कर दें। अपने पीईओ या जो संस्था प्रधान है उनके द्वारा डीओ को या डीडी को, जिस लेवल के आप हैं उनको भेजिए और उनसे एनओसी पुनः प्राप्त कर लें। इसमें मुश्किल से 1 दिन का समय लगता है। अभी तक की यही जानकारी मेरे पास थी। आगे की जानकारी के लिए अपडेट रहें और चैनल सब्सक्राइब करें। मैं राजेंद्र जैन।